आना चाहता है। मैं लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी फोन के उस पार से उठते गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। उधर से ठंडी आवाज आई, कैसे निपटाना है, बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन वैंग को फिर भी समझ नहीं आया। वो उल्टा गालियां देने लगा, बूढ़े, लगता है तूने कभी डोंग हिंग ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैं अभी वीआईपी रूम में हूँ, अगर हिम्मत है तो खुद आ जा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो गर्व से लियू रुयान की तरफ देखने लगा, जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये सब देखकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस लियू, मानना पड़ेगा, आपने सच में एक बहुत काबिल असिस्टेंट रखा है। इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर आने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। असिस्टेंट वैंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, ओए लड़के, ये नाटक बंद कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पीछे कौन है, जब तक मिस लियू यहाँ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि अब मिस लियू खुद को भी नहीं बचा पाएंगी, तुम्हें क्या बचाएंगी। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि भीड़ में से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बाहर देखो। सब लोग दौड़कर खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां होटल के बाहर आकर रुक रही थी। लियू रुयान के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई दी। उसने घबराकर कहा, इतनी सारी गाड़ियां, आखिर हुआ क्या है। तभी सबसे आगे वाली गाड़ी से एक गरिमामय मध्यम उम्र का आदमी नीचे उतरा। उसे देखते ही वहां मौजूद कई लोगों ने ठंडी सांस खींच ली और फिर सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई। असिस्टेंट वैंग के माथे पर भी पसीना छलक आया। मैं हल्की मुस्कान के साथ आराम से आगे बढ़ा और बोला, इतनी दूर से खुद आने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये देखकर वैंग घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, आप लोगों ने कहीं गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया। तभी सामने वाले अधिकारी ने सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ही हो वैंग। उसने घबराकर जवाब दिया, जी मैं ही हूं वैंग, क्या बात है। अगले ही पल कई लोग आगे बढ़े और उसे तुरंत पकड़ लिया। वैंग बुरी तरह छटपटाने लगा और चिल्लाया, आप लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आखिर कौन सा अपराध किया है, कम से कम वजह तो बताइए। अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को इस तरह गिरफ्तार होते देख लियू रुयान खुद आगे आई और बोली, सर मैं डोंग हिंग ग्रुप की चेयरमैन की बेटी हूं, क्या आप बता सकते हैं कि असिस्टेंट वैंग ने ऐसा क्या किया है, बिना गिरफ्तारी वारंट के आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं। उस मध्यम उम्र के अधिकारी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, गुप्त विशेष इकाई जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे किसी लिखित वारंट की जरूरत नहीं होती। उनकी बात सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का गुप्त विशेष इकाई के लोगों को जानता है, सिर्फ एक फोन कॉल पर पूरी टीम यहां आ गई। इतनी ताकत पूरे देश में शायद ही किसी के पास होगी। इस बार तो सच में बड़ा तमाशा होने वाला है। लगता है अमीर घर की ये बड़ी बेटी इस बार गलत आदमी से टकरा गई है। चारों तरफ बढ़ती फुसफुसाहट के बीच लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, मिस लियू, मेरी माँ वाला मामला तो अब सुलझ गया है, अब शायद हमें अपने बीच का हिसाब भी साफ कर लेना चाहिए। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो हकलाते हुए बोली, हम हमारे बीच कौन सी बात। मैंने शांत स्वर में कहा, लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर है। मेरी माँ के 50वें जन्मदिन के लिए मैंने जो वीआईपी रूम बुक किया था उसका हिसाब कैसे होगा। इतना कहकर मैंने जमीन पर दबाए गए असिस्टेंट वैंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैंग, अभी कुछ देर पहले तक तो तू अपने मालिक का नाम लेकर सबको डरा फिर रहा था, अब अचानक इतनी चुप्पी क्यों छा गई है। तभी होटल का मैनेजर कांपते हुए भीड़ में से बाहर निकलकर सामने आ गया। मिस लियू, गलती मेरी ही है, मैं इतना व्यस्त था कि आपको बताना ही भूल गया। आज जनरल मैनेजर लियू ने खुद फोन करके आदेश दिया था कि आज सुप्रीम रूम सिर्फ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए खाली रखा जाएगा। ये सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो गुस्से से हाफते हुए सीधे रेस्तरां के प्रबंधक की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रेस्तरां के प्रबंधक की आंखों में आंसू भर आए और वो रोती हुई आवाज में बोला, मिस लियू, मैं बताना चाहता था लेकिन आप लोग इतनी जोर जोर से झगड़ रहे थे कि मुझे बीच में बोलने का एक भी मौका नहीं मिला। लियू न्यू एन गुस्से से अपना आपा खो बैठी और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, रहने भी दीजिए, आखिर आप जिंघाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं। एक साधारण रेस्तरां प्रबंधक से हिसाब बराबर करने की क्या जरूरत है। अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखकर सहायक वांग भी घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मेरी उम्र अभी सिर्फ 24 साल हुई है, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं पसीने से भीगी हुई लियू न्यू एन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सहायक वांग, मेरी सलाह है कि अब और शब्द बर्बाद मत करो। तुम्हारी मालकिन खुद अपनी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो तुम्हारे बारे में सोचने का समय उसे कहां से मिलेगा। मेरी बात सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो दांत भींच कर बोली, तुम्हारा नाम तत है ना, ज्यादा हथ पार मत करो, ये मत भूलो कि ये जिंघाई है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लियू न्यू, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे धमकी दे रही हो। इतना कहकर मैंने सबके सामने अपना फोन निकाला और बोला, मैं जरा तुम्हारे पिता से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस जिंघाई का असली मालिक कौन है। कुछ ही पल में फोन जुड़ गया। दूसरी तरफ से बेहद सम्मान भरी आवाज आई, अरे क्या ये मिस्टर तत हैं, आपका फोन आना तो मेरे लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। मैंने शांत स्वर में कहा, जनरल मैनेजर लियू, औपचारिक बातें रहने दीजिए, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जिंघाई का सबसे अमीर आदमी बने बने इतना समय हो गया है कि अब आप अपना ही उपनाम भूल गए हैं। मैंने उन्हें सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया और सीधे कहा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, मैं सुप्रीम रूम में आपका इंतजार कर रहा हूं। अगले ही पल दूसरी तरफ से किसी गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आई। घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मिस्टर तत, कृपया गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। फोन पर हुई पूरी बातचीत वहां मौजूद हर इंसान ने साफ साफ सुन ली थी। सभी के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे, आखिर ये लड़का है कौन। जिंघाई के सबसे अमीर आदमी और डोंग हुंग ग्रुप के चेयरमैन तक को इसकी बात माननी पड़ रही है। आम लोगों को तो उनसे मिलने का भी अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इसने सिर्फ एक फोन किया और जनरल मैनेजर लियू तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। जिंघाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने के बावजूद लियू न्यू एन को इस समय बेहद अपमान महसूस हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा, तत, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, हमारा लियू परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लियू न्यू, लगता है तुमने बात उल्टी कह दी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा लियू परिवार मुझे माफ करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा भी या नहीं। मेरी बात पूरी होते ही पीछे से एक गंभीर आवाज गूंजी। डोंग हुंग ग्रुप के चेयरमैन लियू बाकियत अपनी गलती स्वीकार करने आए हैं। एक प्रभावशाली मध्यम उम्र का आदमी तेज सांसें लेते हुए भागकर मेरे सामने आकर रुका और उसने घबराकर पूछा, मिस्टर तत, आखिर यहाँ हुआ क्या है। जैसे ही लियू बाकियत ने सामने का पूरा दृश्य देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, मिस्टर तत, कहीं मैं देर से तो नहीं आया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, 9 मिनट 30 सेकंड। जनरल मैनेजर लियू, मानना पड़ेगा कि आप सचमुच बिजनेस करने वाले इंसान हैं, समय के काफी पाबंद है। लियू बाकियत बार बार सर झुकाकर मुझसे माफी मांगने लगे। मिस्टर तत, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या रेस्तरां का खाना आपको पसंद नहीं आया।
मैंने अपना हाथ उठाकर लियू न्यू एन की तरफ इशारा किया और कहा, खाने की बात कर रहे हैं जनरल मैनेजर लियू, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जो कमरा मैंने पहले से बुक किया था उसे मेरी अनुमति के बिना किसी और को कैसे दे दिया गया? मेरी बात सुनते ही लियू बाकियत का पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। लियू न्यू एन के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लियू बाकियत गुस्से से चिल्लाए, बेवकूफ लड़की, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मिस्टर तत् का बुक किया हुआ कमरा छीन लो? लियू न्यू एन इस थप्पड़ से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा और बोली, पापा क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तो सिर्फ अपने ही रेस्तरां में खाना खाने के लिए कमरा लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी आंखों में भरा हुआ अपमान देखकर मेरे मन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। लियू परिवार अभी भी मेरी मां से माफी मांगने का कर्जदार था। लियू बाकियत ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए उसे दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। वो गरज कर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछो क्यों मारा? आज मिस्टर तत् की मां का 50वां जन्मदिन है। अगर तुम उन्हें बधाई नहीं देना चाहती थी तो मत देती, लेकिन उनका बुक किया हुआ कमरा छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी बचपन से बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली है, मिस्टर तत् कृपया उसे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो जिंगहाई के सबसे बड़े उद्योगपति का मामला संभालने का तरीका उनकी बेटी से कहीं ज्यादा समझदारी भरा था। लियू बाकियत की हर बात मजबूत और साफ थी, लेकिन उनकी बेटी का दिमाग अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। शायद वो कभी समझ नहीं पाएगी कि उसके अपने पिता ने एक बाहरी आदमी के लिए अपनी ही बेटी को 2 बार थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन इस राज को बहुत कम लोग जानते थे और संयोग से लियू बाकियत उन्हीं लोगों में से एक थे। कुछ समय पहले यही आदमी मेरे लीडर से लगातार 3 महीने तक विनती करता रहा था कि उसकी बेटी की शादी मुझसे करवा दी जाए। तभी किसी ने कहा, चेयरमैन लियू, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शौचालय गया था तब मैंने अपनी आंखों से इस मां बेटे को कूड़ेदान में चीजें ढूंढते हुए देखा था। कृपया इनकी बातों में मत आइए। वेटर की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग मुझे घृणा की नजरों से देखने लगे, लेकिन लियू बाकियत ने सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग फैसला किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई प्लास्टिक की बोतलें या कबाड़ इकट्ठा करता है तो उसमें बुराई क्या है? ये मेहनत और ईमानदारी की निशानी है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को तो शायद भविष्य में खाली बोतलें उठाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। खाई हुआ। शायद बाहर से देखने वाले लोगों को यही लग रहा था कि लियू बॉक निगिया सिर्फ अपने रेस्टोरेंट की इज्जत बचाने के लिए मेरी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आखिर तक लियू परिवार को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और कुछ भी नहीं बोला। फिलहाल मैंने पूरा मामला लियू बॉक निगिया के हाथ में छोड़ दिया, लेकिन उनकी अगली हरकत ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों के सामने उन्होंने अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे अपनी बेटी लियू न्यू येन की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में बोले, मैं डोंग हुंग ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी वक्त मिस्टर तत् से माफी मांगो। अगर तुम्हें उनकी माफी नहीं मिली तो मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। लियू बॉक निगिया की ये बात लियू न्यू येन की बची खुची उम्मीद पर आखिरी बार साबित हुई। एक तरफ उसका चापलूस असिस्टेंट था और दूसरी तरफ उसका अपना सगा पिता। कुछ पल पहले तक घमंड से भरी हुई लियू न्यू येन अचानक पूरी तरह चुप हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। लियू बॉक निगिया ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर तत्, क्यों ना हम यही बात खत्म कर दें? मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जनरल मैनेजर लियू, लगता है मेरी और आपके लियू परिवार की किस्मत में साथ होना लिखा ही नहीं है। वो तुरंत बोले, मिस्टर तत्, ऐसा कीजिए, आप जो कीमत कहेंगे हम देने को तैयार हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप मुझे कीमत लगाने के लिए कह रहे हैं? मतलब आप इस पूरे मामले को पैसे से खरीदना चाहते हैं? फिर मैंने बिना रुके आगे कहा, सच कहूं तो इन सालों में मैंने बहुत से अमीर लोगों को देखा है, लेकिन आपकी बेटी जितनी घमंडी और बदतमीज इंसान बहुत कम मिले हैं। अगर आज आप मेरी पहचान से नहीं डरते तो क्या मेरी मां को वो थप्पड़ नहीं पड़ता? लियू बॉक निगिया तुरंत सिर झुकाकर बोले, मिस्टर तत्, आज जो हुआ उसमें पूरी गलती मेरी बेटी की है। हमारा लियू परिवार आपको हर तरह का मुआवजा देने को तैयार है। आप बस एक शब्द कहिए। मैं डोंग हुंग ग्रुप की प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहता हूं कि हम कोई मोलभाव नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता को किसी बाहरी इंसान के सामने इतना झुकते हुए देखकर लियू न्यू येन शर्म और गुस्से से भर गई। वो चिल्लाकर बोली, पापा, आप जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी हैं, आप किसी के सामने इतना नीचे कैसे झुक सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस लियू अब तक यही सोचती हैं कि जिंगहाई में सिर्फ तुम्हारा लियू परिवार ही सब कुछ है ना? आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा घमंड सबसे बड़ी गलती होती है। जिस सबसे अमीर होने के खिताब पर तुम इतना घमंड करती हो, मेरी नजर में वो सिर्फ नए अमीर लोगों का दिखावा है। याद रखो,